दोस्तों, मेरी पार्टनर की एपिसोड नंबर 15 उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपका अच्छा रिस्पांस हुआ तो रोज एपिसोड उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो पर 500 लाइक टारगेट है। जल्दी जल्दी वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शुक्रिया। एक बात नोट कर लो, नावल के हीरा का नाम इमरान है, जिसे नावल में माने के नाम से भी लिखा जाएगा। चलते हैं मज़ेदार एपिसोड की तरफ। वो नंगे पाँव थी और मेरे पाँव में जो जूते थे, इसलिए कदमों की आवाज़ भी ना होने के बराबर थी। फायर की आवाज़ गूंज उठी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, हमारे ताक़ुब में कोई नहीं था। फायर की आवाज़ कन्हैया के काटेज की तरफ से आई थी और मेरा ख्याल था कि उन्होंने काटेज का दरवाज़ा खोलने के लिए लाक पर फायर किया था। हम दौड़ते हुए एक और गिल्ली में मुड़ गए। मैं जानता था कि वो काटेज में करिश्मा को बेहोश देखकर और किसी और को वहां ना पाकर फौरन ही हमारी तलाश शुरू कर देंगे। कन्हैया एक और तंग सी गिल्ली में घुस गई। ये गिल्ली ज्यादा तवील नहीं थी, इसके इख्तिताम पर कुछ जगह थी और इस तरह आगे इक्का दुक्का बंगले थे। इस तरफ जरा आगे मेरी एक दोस्त रहती है, इसके यहाँ हमें पनाह मिल जाएगी, कन्हैया ने कहा और फिर वो 1 मिनट के लिए रुक गई। करिश्मा तुम्हें जानती है, बल्कि इस गिरोह के बहुत से लोग तुम्हें जानते हैं। वो तुम्हारी दोस्तों को भी जानते होंगे। तुम किसी भी दोस्त के यहाँ जाओगी, पकड़ी जाओगी। तो फिर? कन्हैया ने पूछा। इसका सांस तवंकनी की तरह चल रहा था। आधा का क्लिनिक किस तरफ है? मैंने पूछा। तुम्हारे काटेज की तरफ आते हुए मैंने किसी बंगले पर बोर्ड देखा था, लेकिन अब रास्ता मेरी समझ में नहीं आ रहा। इस तरफ, कन्हैया ने एक तरफ इशारा किया और हमने दौड़ लगा दी। 2-3 गलियां घूमने के बाद हम फिर एक कुशादा सड़क पर निकल आए। आगे मोड़ पर तेज रोशनी दिखाई दी, दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही थी। मैंने उधर उधर देखा और कन्हैया का हाथ पकड़कर एक जगह दौड़ लगा दी। गाड़ी के हेड लैंप्स की रोशनी इस मोड़ पर घूम रही थी। मैंने कन्हैया का हाथ पकड़े बंगले के सामने गारन की बाड़ के पीछे छलांग लगा दी। कन्हैया के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैंने जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रख दिया और इसे लेकर नीचे झुकता चला गया। ठीक इसी लम्हे वो गाड़ी इसी तरफ घूमी थी और इसके साथ ही फिजा आवाज से गूंज उठी थी। ये इस बात की अलामत थी कि ये वही थे जो हमें तलाश कर रहे थे। गालिबन आवाज इसलिए की जा रही थी कि इस इलाके में कोई हमें अपने घर में पनाह देने की हमाकत ना करे। वो गाड़ी तेज रफ्तारी से बिल्कुल हमारे सामने से गुजर गई। हम इस वक्त तक बाढ़ के पीछे रहे जब तक वो गाड़ी अगले मोड़ पर घूम कर निगाहों से ओझल ना हो गई। हम बाढ़ के पीछे से निकलकर फिर एक तरफ दौड़ने लगे। सड़क सुनसान थी। जब सूरत-ए-हाल ऐसी हो तो कौन घर से निकलने की हमाकत कर सकता है। अगले मोड़ पर हम इस तरफ घूम गए जिस तरफ से वो गाड़ी आई थी। वो बंगला अगली गिल्ली के मोड़ पर है, जहां आधा का क्लिनिक है, कन्हैया ने एक तरफ इशारा करते हुए बताया। हम तेज तेज इस तरफ चलने लगे और आखिरकार मजीद किसी रुकावट के बगैर इस बंगले के सामने पहुंच गए। आधा का बंगला था। सामने की तरफ क्लिनिक था जिस पर बोर्ड लगा हुआ था। गेट बंद था। बंगले का एक दरवाजा गिल्ली में था। मैं कन्हैया का हाथ पकड़े इस तरफ पहुंच गया। इस तरफ भी गेट के सामने तकरीबन 4 फुट चौड़ा लान था, जिसके आगे गारन की तकरीबन 2 ऊंची बाड़ लगी हुई थी। मैंने गेट के साथ दीवार पर लगी हुई काल बैल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि दूसरे मोड़ पर किसी गाड़ी के हेड लैंप्स की रोशनियां घूमती हुई नजर आए। मैंने कन्हैया का हाथ पकड़ा और बाड़ के पीछे छलांग लगा दी। वो कोई कार थी जो बड़ी रफ्तार से आ रही थी और फिर वो हमारे ऐन सामने इस तरह रुक गई कि इसका रुख सामने वाले बंगले की तरफ था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो जो कोई भी था, इस बंगले का रहने वाला था। कार से 2 मरतबा हॉर्न बजाया गया। कार की अकबी बत्तियों की सुर्ख रोशनी बाँ पर पड़ रही थी। बाढ़ ज्यादा घनी नहीं थी। रोशनी आड़ियों से छन कर हम पर भी पड़ रही थी। हम बेहिस ओ हरकत धास पर लेटे रहे। कार ने तीसरी मरतबा हॉर्न बजाया तो सामने वाले बंगले का गेट खुला। कार अंदर चली गई और गेट बंद हो गया। इसके बाद भी 3-4 मिनट तक हम बाढ़ के पीछे धास पर लेटे रहे और जब मैंने उठना चाहा तो एहसास हुआ कि कन्हैया मारे खौफ के मुझसे लिपटी हुई थी। वो जिस्म फरोश शिकारी औरत थी, ऐश ओ इशरत की जिंदगी गुजारने की दिलदादा। इस किस्म की सूरत-ए-हाल से गालिबन पहली मरतबा 2-4 हुई थी और खौफजदा थी। मैंने इसका कंधा थपथपा कर आहिस्तगी से इसे अपने से अलग किया और मोहतात निगाहों से उधर उधर देखते हुए उठ गया। गेट के पास जाकर मैंने काल बैल का बटन दबा दिया। अंदर कहीं बुझ बजने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने गेट की दस से अंदर एक हल्की में रोशनी देख ली थी और मेरा ख्याल था कि आधा भी जाग रही होगी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। 1 मिनट बाद दरवाजा खुला और एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, कौन है? मैंने सरगोशी में जवाब दिया, कावरी का मेहमान इमरान, जिसका तुमने इलाज किया था। मजीद कुछ नहीं पूछा गया और गेट का डेडलॉक दरवाजा आहिस्तगी से खिल गया। मैं कन्हैया को लेकर अंदर हो गया। आधा ने गेट बंद कर दिया और इशारा करती हुई आगे बढ़ गई। गेट के अंदर की तरफ एक पिएट खड़ी थी।
हम इसके करीब से गुजरते हुए सामने खिले हुए दरवाजे में दाखिल हो गए। आराधा ने मेरे साथ कन्हैया को गेट में दाखिल होते तो देखा था, लेकिन वहां तारीकी में इस पर तवज्जो नहीं दी थी। रोशनी में आते ही वो चौंक गई। ये कौन है? इसने पूछा। इसकी वजह से आज मेरी जान बची है, मैंने जवाब दिया। दुश्मनों के नरगे से मुझे यही निकाल कर लाई है। अगर ये साथ ना होती तो मैं यहां तक ना पहुंचता और रास्ते ही में मारा जाता। वो इसकी जान के भी दुश्मन हो रहे हैं, इसलिए मैं इसे भी अपने साथ ले आया हूं। आराधा बड़ी नागवारी नजरों से कन्हैया की तरफ देख रही थी और इसकी वजह भी मेरी समझ में आ गई थी। जब मैं करिश्मा के साथ कन्हैया के काटेज पर आया था तो इसने बहुत मुख्तसर सा ब्लाउज और टेकर से मलती जाती चीज पहन रखी थी। इसके बाद करिश्मा से निमटने के चक्कर में इस पर तवज्जो नहीं दी थी और अब आराधा को इसे घूरते देखकर मुझे भी ख्याल आ रहा था कि किसी के घर जाने के लिए कन्हैया का ये लिबास बिल्कुल मुनासिब नहीं था। तुम मेरे साथ आओ। आराधा ने कन्हैया को इशारा करते हुए एक कमरे में घुस गई। कन्हैया ने मेरी तरफ देखा और कमरे में दाखिल हो गई। चंद मिनट बाद वो आराधा के साथ निकली तो मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मेरा ख्याल है वो लोग इसी इलाके में तुम्हें तलाश कर रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने हमले की आवाज सुनी थी। आराधा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उन्हें ये शुबा नहीं हो सकता कि हम यहाँ हैं, मैंने जवाब दिया। हम जिस जगह से भागे हैं वो यहाँ से कम अज कम 1 मील दूर है। हम छुपते छुपाते यहाँ पहुँचे हैं। तकरीबन 1 घंटा पहले कांवरी का फोन आया था। आराधा बोली। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, मैं पहले इसे फोन पर इत्तला दे दूं। हम इस वक्त नशिस्तगाह में थे। एक तरफ स्टैंड पर टेलीफोन भी रखा हुआ था। आराधा ने नंबर मिलाया और लाइन मिलने पर मेरे बारे में इत्तला देने लगी। फिर इसने फोन का रिसीवर मेरे हाथ में थमा दिया। मैं कुछ देर तक कांवरी से बातें करता रहा, फिर आराधा की तरफ मुतवज्जे हो गया। बाकी बातें तो बाद में होंगी, पहले हमें कुछ खाने को दो, मुझे तो बड़े जोर की भूख लग रही है। रसोई में देखती हूँ। तुम लोग इस कमरे में बैठ जाओ, मैं यहाँ की बत्ती भी बुझा दूंगी क्योंकि बाहर से इस कमरे की रोशनी दिखाई देती है। आराधा ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं और कन्हैया इस कमरे में आ गए। ये बेडरूम था। एक दीवार के साथ 2-3 कुर्सियां भी रखी हुई थीं। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। कन्हैया भी पलंग की पट्टी पर टेक लगाकर बैठ गई। इसके चेहरे पर अब भी खौफ के आसार थे। आराम से बैठो कन्हैया, मैंने कहा। डरने की जरूरत नहीं, ये जगह बिल्कुल महफूज है, यहाँ हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। कन्हैया उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। क्लब में मैंने इसे बताया था कि सैलानी आदमी हूँ, घूमता फिराता आज ही माउंट अबू पहुंचा हूँ और अभी तक मैंने कहीं रहाइश का बंदोबस्त भी नहीं किया। और अब तक जो कुछ हुआ था वो इसके लिए यकीनन हैरत अंगेज और ज़हन को उलझा देने वाला था, खास तौर से हमारी ये पनागा। कन्हैया यकीनन सोच रही होगी कि अगर मैं इस शहर में अजनबी हूं तो एक लेडी डॉक्टर ने अपने घर में पनाह को दे दी। और आराधा से मेरी बातें और कांवरी से फोन पर होने वाली मेरी गुफ्तगू ने भी इसके ज़हन को उलझा रखा होगा। तकरीबन आधे घंटे बाद आराधा हमारे लिए खाना ले आई। आलू मेथी की भुजिया और गर्म गर्म चपातियाँ। भुजिया की खुशबू से भूख और चमक उठी। इस वक्त खाना खाने में वाकई मज़ा आया। खाने के बाद आराधा मुझे अलग ले गई और सूरत हाल दरियाफ्त करने लगी। मैंने इसे करिश्मा के बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा, ताहम इसे ये बताया कि बाजार में घूमते हुए एक आदमी को मुझ पर शुबा हो गया था। इससे बचने की कोशिश में मजीद उलझता चला गया और किसी तरह कन्हैया तक पहुंच गया, जो मुझे बचाने की कोशिश में खुद भी इस चक्कर में फंस गई। मैंने इसे कन्हैया की असलियत के बारे में बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है, आराधा ने मेरे खामोश होने पर कहा। मैं तुम लोगों को ऊपर वाले कमरे में छोड़ देती हूँ। सुबह काम करने वाली औरत आ जाती है, इसने अगर तुम लोगों को देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। सुबह मुझे बहरहाल इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर किसी को यहाँ तुम लोगों की मौजूदगी का शुबा हो गया तो मनी लाल के आदमी तुम लोगों के साथ मुझे भी खत्म कर देंगे। डरती हो? मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमा दे। अगर मुझे कोई खौफ होता तो तुम्हें अंदर घुसने ही ना देती, आराधा ने जवाब दिया। लेकिन बेखौफ होने का मतलब ये नहीं कि किसी को खातिर ही में ना लाया जाए। मोहतात रहना बहरहाल अच्छी बात है। ये 2 मंजिला बंगला था। ऊपर जाने के लिए जीना भी हाल ही में था। ऊपर भी 3 कमरे थे। एक कमरे में पहुंचकर अंधेरे में टटोलते हुए आराधा ने पहले खिड़कियों के पर्दे बंद किए और फिर रोशनी का बल्ब जला दिया। तुम लोग यहाँ सो जाओ, कल से ही बात करेंगे, आराधा कहते हुए वापस चली गई। मेरी वो रात बेचैनी से ही गुजरी थी। कन्हैया तो खौफजदा होने के बावजूद बिस्तर पर लेटे ही सो गई थी। मुझे रात के आखिरी पहर तक नींद नहीं आ सकी थी। रात भर सड़क पर गाड़ियों की भाग दौड़ की आवाजें सुनाई देती रहे, जिसका मतलब तो था कि हमारी तलाश जारी थी। मैं अगरचे 4 बजे के बाद ही सोया था,
लेकिन सुबह 9 बजे आधा के चलाने की आवाज़ से मेरी आँख खिल गई। मैं कमरे के दरवाजे में खड़े होकर गौर से सुनने लगा। मुझे जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि वो मुलाजमा पर बरस रही थी। और फिर 1 घंटे बाद आधा मुझे नीचे ले गई। तब पता चला कि आधा किसी बात का बहाना बनाकर मुलाजमा पर बरस पड़ी थी और इसे काम से निकाल दिया था। हमें नाश्ता देकर आधा क्लिनिक में चली गई। क्लिनिक वाला हिस्सा बिल्कुल अलग थलग था। अंदर अगरचे दरवाज़ा था, मगर आधा ने इसे बंद कर दिया था। और फिर इस दौरान आधा से कुछ और बातें मालूम हुईं। मनीलाल के आदमी रात भर हमें तलाश करते रहे थे। कन्हैया के काटेज वाले इलाके में वो लोग जबरदस्ती कई घरों में घुस गए थे और हमारे बारे में पूछने के लिए लोगों से मारपीट भी की थी। लोगों को ये धमकियां भी दी गई थीं कि अगर किसी ने हमें पनाह दी तो इसके घर को जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। इस रात हम नीचे वाले एक कमरे ही में सोए थे। 2 बजे के करीब मेरी आंख खिल गई। कोई गाड़ी ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज़ के साथ बंगले के सामने रुकी थी और फिर इसके चंद सेकंड बाद ही काल बैल की आवाज़ गूंज उठी। लगता था जैसे कोई बार बार बैल का बटन दबा रहा हो और इसके साथ ही गेट घाल धड़ा जाने लगा। मैं उछल कर बैठ गया। रिवाल्वर भी मेरे हाथ में आ गया। मेरी नींद फौरन ही उड़ चुकी थी। कन्हैया जाग गई। इसके चेहरे पर एकदम खौफ के तासुरात फैल गए थे। मैं कमरे से बाहर आया तो आधा अपने कमरे से निकल रही थी। इसके चेहरे पर भी अनजाने से खौफ के तासुरात नुमाया थे। काल बैल बजाने के साथ गेट अब भी जोर जोर से घाल धड़ा जा रहा था। मेरी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। एक अनजान सा खौफ मुझे भी अपनी लपेट में लेने लगा। गर्दन पर चूंटियां रेंगती हुई महसूस होने लगे। मेरे जहन में एक ही ख्याल था, उन लोगों को शायद पता चल गया था कि हम यहाँ छुपे हुए हैं और ऐसे वक्त तररीद किया था कि भागने का मौका ना मिल सके। यहाँ से भागने का वाकई कोई रास्ता नहीं था। इस बंगले के पिछली तरफ 1 और 2 मंजिला बंगला था। एक तरफ क्लिनिक बना हुआ था और दूसरा दरवाज़ा था जो घाल धड़ा जा रहा था। मैंने आधा की तरफ देखा। इसका चेहरा धुआं हो रहा था। कन्हैया भी बिस्तर से उठकर मेरे साथ जलकर खड़ी हुई थी। आधा दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। मैंने कन्हैया को वहीं रुकने का इशारा किया और तेज तेज कदम उठाता हुआ आधा के करीब पहुंच गया और दरवाजे की आड़ में खड़ा हो गया। मैं चूहे की मौत नहीं मरना चाहता था। रिवाल्वर मेरे हाथ में था। इसमें 3-4 गोलियां थी और मुझे यकीन था कि मरने से पहले 3-4 को तो गिरा ही दूंगा। आधा ने दरवाज़ा खोला और बाहर झांकते हुए पूछा, कौन है? इसके लहजे में हल्की सी थरथराहट थी। बाहर से कुछ कहा गया जिसे मैं नहीं सुन सका। आधा ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और बाहर निकल गई। मैं हथियार लिए दरवाजे की आड़ में खड़ा रहा। एक लम्हे को मेरे जहन में यह ख्याल भी आया था कि डॉक्टर आधा ने हमें फंसाने की तो कोशिश नहीं की थी, लेकिन इस ख्याल को जहन से झटक दिया। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। आधा के वापस आने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा था। क्या हुआ? कौन है बाहर? इसके अंदर दाखिल होते ही मैंने सरगोशी में पूछा। मेरी तो जान ही निकल गई थी। आधा ने भी सरगोशी में जवाब दिया। मैं तो समझी थी इस राकेशस के आदमियों ने हल्ला बोल दिया, मगर ये शोशांत सिंह का बेटा है। शोशांत जी को हार्ट अटैक हुआ है। तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं गेट को बाहर से ताला लगाकर चली जाऊंगी। मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। आधा अपने कमरे में चली गई थी। मैं कन्हैया को लेकर अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। हम आधा के बंगले में 3 दिन रहे। इस दौरान मैंने महसूस किया था कि ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं थी। रात को क्लिनिक बंद होने के बाद भी कोई ना कोई यहाँ आता ही रहता था और किसी भी वक्त हमारा राज खिल सकता था। इसलिए मैंने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया और आर्धा को भी इस फैसले से आगाह कर दिया। कहाँ जाओगे? कांवरी के आश्रम? आर्धा ने पूछा। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। फी अलहाल वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझता। कोई और जगह देखनी पड़ेगी। वो लोग पागल कुत्तों की तरह तुम्हारी बो सूंघते फिर रहे हैं। जाओगे कहाँ? एक जगह है मेरी नज़रों में। मैंने इसकी बात काट दी। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम भी किसी मुसीबत में पड़ जाओ। वो जगह हमारे लिए ज्यादा महफूज रहेगी। मुझे अब भी ये इत्मीनान था कि करिश्मा के अलावा कोई और मुझे नहीं पहचानता था, और जाहिर है करिश्मा 24 घंटे सड़कों पर तो नहीं घूमती रहती होगी जो मुझे देख लेगी। वैसे उन 3 दिनों के दौरान करिश्मा के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। इस रात कन्हैया ने शराब की आधी बोतल इसके पेट में उंडेल दी थी। वो पता नहीं किस हाल में थी। मेरे लिए मसला अब कन्हैया का था। कन्हैया को तो वो सब लोग पहचानते थे, इसे आसानी से शनाख्त किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत रिस्क तो लिया ही था। मैं कन्हैया को छोड़ भी नहीं सकता था। इसकी वजह यह नहीं थी कि मुझे इसकी जान प्यारी थी, बल्कि मैं इससे काम लेना चाहता था। इसकी छोटी बहन मनीलाल के आदमियों के हाथों कत्ल हुई थी। वो अपनी बहन का इंतकाम लेना चाहती थी और मैं इस चक्कर में इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था।
मैं अगर शहर से निकलना चाहता तो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। मेरे अंदर इतनी सलाहियत थी कि उन बदमाशों का घेरा तोड़ कर निकल सकता था, मगर मैं यहाँ रहना चाहता था। कांवरी मेरी मदद कर रही थी। वो मेरे जरिए मनीलाल से अपने पति का इंतकाम लेना चाहती थी और मैं इस आड़ में इस साजिश को बेनकाब करना चाहता था जो राजस्थान के उन पहाड़ों में मेरे वतन के खिलाफ हो रही थी, जहां से आदमी तैयार करके सरहद पार भेजे जा रहे थे, जो मेरे शहरों में तबाही फैला रहे थे, बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहे थे। इसमें शुबा नहीं कि मैं भी जराइम पेशा था। पाकिस्तान में रहते हुए कानून की धज्जियां बखेरी थीं। कई लोग मेरे हाथों मारे गए थे। मैं तवील अरसा तक नौजवान नस्ल के खून में हेरोइन का जहर शामिल करता रहा था, लेकिन मैं था तो पाकिस्तानी। पाकिस्तान मेरी शनाख्त था। मैंने इस मिट्टी से जन्म लिया था। इस मिट्टी की तासीर तो मेरे खून में शामिल थी। पाकिस्तान में कानून शिकन और जराइम पेशा होने के बावजूद इस सरजमीन की मोहब्बत को अपने दिल से तो नहीं निकाल सकता था। इसकी आन और सलामती के लिए हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह मैं भी अपनी जान तक देने को तैयार था। इत्तेफाक से मैं एक ऐसी साजिश से वाकिफ हो गया था जिसने मेरे वतन और मेरे बहन भाइयों की सलामती को खतरे में डाल रखा था, और इस खिनौनी साजिश से वाकिफ होने के बाद मैं इससे कत ताल्लुक तो नहीं रह सकता था। कांवरी इस साजिश के बारे में बहुत कुछ जानती थी और वो सब कुछ मैं इस सूरत में मालूम कर सकता था जब इसके शौहर का इंतकाम लेने के लिए इसकी मदद करूं। इसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता। मैंने दूसरों की जंग शुरू कर दी थी, लेकिन इसमें मेरा भी मुफाद था। इस रात 9 बजे के करीब हम आर्धा के बंगले से निकले। कन्हैया ने आर्धा की एक साड़ी पहन रखी थी और मेकअप की आड़ में चेहरे का हुलिया कुछ इस तरह बिगाड़ा था कि इसे पहली नज़र में शनाख्त नहीं किया जा सकता था। बालों का स्टाइल भी इसने किसी हद तक बदल लिया था। हम दोनों आर्धा की पीठ की पिछली सीट पर थे और आर्धा ने स्टीयरिंग संभाल रखी थी। मैंने आर्धा से कहा था कि वो हमें उचलगढ़ के इलाके में किसी जगह उतार दे। कार मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। उचलगढ़ यहाँ से शुरू हो जाता है, तुम्हें कहाँ जाना है? आर्धा ने कार एक सड़क पर मोड़ते हुए कहा। बस यहीं रोक लो, मैंने बाहर देखते हुए जवाब दिया। कार चंद गज आगे जाकर रुक गई। मैं और कन्हैया नीचे उतर आए। आर्धा ने वहीं से यूटर्न लिया और वापस चली गई। इस सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आमद और रफ्त थी। मैं वहीं खड़ा उधर उधर देखने लगा। मैं ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। क्या गड़बड़ है? कहाँ जाना चाहते हो तुम? कन्हैया ने पूछा। उचल शवार मंदिर, मैंने जवाब दिया। मगर रास्ता समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ आओ, मैं बताती हूँ, कन्हैया ने कहा। इस सड़क पर तकरीबन 1 फरलांग का फासला तय करने के बाद हम एक और सड़क पर मुड़ गए जो बतदरीज बुलंदी की तरफ जा रही थी। ये रिहायशी इलाका था, कहीं कहीं कोई दुकान भी नजर आ जाती। हम लोगों से दूर रहकर आगे बढ़ते रहे और फिर जैसे ही एक और सड़क पर घूमे, रास्ता मेरी समझ में आ गया। ये वही सड़क थी जिस तरफ मैं पहले रोज रात के वक्त एक औरत की कार छीन कर आया था, और इस सड़क पर आगे जाकर कार का पेट्रोल खत्म हो गया था। बहुत आगे बुलंदी पर उचल शवार मंदिर की बत्तियां नजर आ रही थी। इस सड़क पर पैदल लोगों की आमद और रफ्त भी थी। ज्यादातर लोग सामने से आ रहे थे, उनमें औरतें भी थी और बच्चे भी, और गालिबन ये वो लोग थे जो उचल शवार मंदिर की यात्रा से वापस आ रहे थे। कन्हैया मेरे बिल्कुल साथ जड़ी हुई चल रही थी। मैंने शुरू ही से महसूस किया था कि वो कुछ खौफजदा थी। खौफ होना ही चाहिए था, अगर पहचान ली जाती तो जिंदगी की मोहलत भी ना मिलती। मैं इस जगह पहुंचकर रुक गया जहां रात को मेरी कार खराब हुई थी और ताक़ुब करने वालों ने मुझे घेरने की कोशिश की थी। इस वक्त सामने से एक मोटरसाइकिल आ रही थी। मैं कन्हैया के साथ सीधा चलता रहा। मोटरसाइकिल हमारे करीब से गुजर कर दूर पहुंची तो मैं कन्हैया का हाथ पकड़कर सड़क की ढलान पर झाड़ियों में उतरता चला गया। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? कन्हैया चीख उठी। खामोशी से चलती रहूं, मैंने कहा। कन्हैया की साड़ी बार बार झाड़ियों में उलझ रही थी, लेकिन मैं इसे खींचता हुआ दौड़ता रहा। मुझे अंदेशा था कि अगर सड़क पर से किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। किसी औरत को रात के वक्त झाड़ियों में ले जाने का मतलब लोग अच्छी तरह समझते हैं। हम एड़ियों से निकलकर इस मकान के सामने पहुंच गए जो दरअसल उचल शवार मंदिर ही का एक हिस्सा था और मंदिर में आमद और रफ्त के खुफिया रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होता था। मैं जीन्स की जेब में चाबी टटोलने लगा। ये किसका मकान है? कन्हैया ने उधर उधर देखते हुए पूछा। पूरे माउंट अबू में हमारे लिए ये सबसे महफूज जगह है, मैंने जेब से चाबी निकालते हुए कहा। मुझे यहाँ से गए हुए कई रोज हो चुके थे। अगरचे मंदिर के पंडित ने चाबी देते हुए कहा था कि मैं जब भी आऊँगा अंदर दाखिल होने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, लेकिन न जाने मेरे जहन में ये ख्याल को आ रहा था कि अंदर से बोल्ट ना लगा दिया गया हो। मगर मेरा ये अंदेशा बेबुनियाद निकला। बट में चाबी घुमाते ही दरवाज़ा आसानी से खिल गया। पहले मैंने कन्हैया को अंदर जाने का रास्ता दिया, फिर खुद अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया
और दीवार टटोल कर बत्ती जलाई। इस वक्त पहली मर्तबा मैंने इस मकान का तफसीली जायजा लिया। 3 कमरे थे। एक 2 दरवाजे के सामने वाला कमरा था जिसमें 3-4 कुर्सियां पड़ी हुई थी। एक बेडरूम के तौर पर आरास्ता था, इसमें 2 चारपाइयां बिछी हुई थी, बिस्तर भी बिछे हुए थे। तीसरे कमरे में 2-3 कुर्सियां और ज़रूरत की कुछ और चीज़ें भी पड़ी हुई थीं। एक छोटा सा किचन और बाथरूम भी था। किचन में ज़रूरी बर्तन तो मौजूद थे, मगर खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी। कन्हैया भी मेरे साथ साथ घूम रही थी। आखिर में हम दोनों बेडरूम में आ गए। यहाँ 2 चारपाइयों के बीच में एक पुरानी सी तपाई भी पड़ी थी और दरवाजे वाली दीवार के साथ 2 कुर्सियां भी रखी हुई थी। इस दीवार पर इंटरकॉम सीट भी लगा हुआ था। मैंने इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया और ज़हन पर जोर देते हुए याद करने की कोशिश करने लगा कि पंडित ने मुझे कौन से नंबर पर प्रेस करने को कहा था। आखिरकार मुझे वो नंबर याद आ गए और मैंने बटन दबा दिए। 013। तकरीबन 1.5 मिनट बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव की गई थी। आवाज़ किसी औरत की थी। निताशा। मैंने अंधेरे में तीर मारा। हाँ, मैं निताशा हूँ। तुम कौन हो? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं वही हूँ जिसने चंद रोज़ पहले इत्तेफाकना पंडित के इशरत कद्दे में तुम लोगों से मुलाकात की थी और तुम लोगों ने मुझे छोटे मकान से रुखसत किया था और तुम्हारे पंडित ने मुझे इस मकान की चाबी भी दी थी। मैंने इसे तफसील से याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। नाम इसलिए नहीं बताया कि इस रात हमारा तारुफ नहीं हुआ था। माँ ने निताशा की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मैं इसके मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक गया। मनीलाल के आदमी तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। 3-4 दिन पहले तुमने करिश्मा के साथ जो कुछ किया है वो भी सबको पता चल गया है। करिश्मा के जरिए तुम्हारा नाम पूरे माउंट अबू के रहने वालों को मालूम हो गया है। और वो लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साथ भागी थी? क्या नाम है इसका? हाँ, याद आ गया कन्हैया। वो मेरे साथ है, मैंने जवाब दिया। तुम अपने गुरु के साथ यहाँ आ रही हो? मैं आ जाओ। तुम वहीं रुको, रास्ता भूल जाओगे, निताशा ने कहा। मैं गुरु को लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ, मैंने कहते हुए रिसीवर रख दिया। कन्हैया एक तरफ खड़ी उभरी हुई नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। ज़हन को मत उलझाओ, मैंने कहा। मुझे समझने में तुम्हें कुछ वक्त लगेगा। वैसे मैं कोई ऐसी चीज़ भी नहीं हूं कि आसानी से समझ में ना आ सको। मुख्तसर सी बात यह है कि मनीलाल मेरी जान का दुश्मन है। वो मुझे हर कीमत पर ख़त्म करना चाहता है। कई रोज़ से मुझे शहर में तलाश किया जा रहा है, लेकिन यहाँ मेरे कुछ ऐसे हमदर्द भी पैदा हो गए हैं जो मुझे अब तक इसकी पहुंच से दूर रखे हुए है। और ये करिश्मा का क्या चक्कर है? इसे कैसे जानते हो? कन्हैया ने पूछा। करिश्मा ही दरअसल वो नागन है जो मुझे धोखे से मनीलाल के पास ले गई थी, मैंने जवाब दिया। मैं आदिनाथ मंदिर से भाग निकला था और किसी तरह इस मंदिर में पहुंच गया और इत्तेफाक से इस मंदिर के पुरोहित की खलवतगाह में दाखिल हो गया, जहां वो 2 औरतों के साथ दाद ऐश दे रहा था। राजदारी के वादे पर इसने मेरी मदद की और मुझे इस मकान के रास्ते से बाहर निकाल दिया। बाद में मुझे पता चला था कि मनीलाल के 2 आदमी मेरी तलाश में इस मंदिर में घुस गए थे और उन्होंने मेरे बारे में पूछने के लिए एक पुजारी को अजियत देकर हलाक भी कर दिया था। ये वही मकान है जहां से मैं मंदिर से बाहर निकला था। तुम्हारा मतलब है ये मकान? यानी इस मकान का मंदिर से भी कोई ताल्लुक है? कन्हैया के लहजे में हैरत थी। ये मंदिर सदियों पहले तामीर हुआ था, मैंने कहा। पुराने ज़माने में राजाओं के मोहल्लों और मंदिरों में साजिशें होती रहती थीं। मंदिरों और मोहल्लों में ज़ेर ज़मीन खुफिया रास्ते भी बनाए जाते थे। तो इस मंदिर के सिर्फ एक ही खुफिया रास्ते से वाकिफ़ हुआ हूँ। मुझे यकीन है कि यहाँ और भी बहुत से खुफिया रास्ते और सुरंगें होंगी। पंडित रोहन प्रेत सिंह, कन्हैया बड़ाई। इस मंदिर का पुरोहित है, बड़ा अय्याश सा आदमी है। एक मर्तबा तो मैं भी इसके हाथ आते आते रह गई थी। ओ, मैं चौंक गया। इसका मतलब है वो तुम्हें पहचानता होगा? नहीं, कन्हैया मुस्कुराई। हमारा आमना सामना सिर्फ चंद सेकंड का था। मैं आशीर्वाद लेने आई थी और इसने मुझे घेरने की कोशिश की थी, मगर मैं इसे अच्छे से धक्का देकर भाग निकली थी। हम बातें करते रहे थे कि अंदर की तरफ का दरवाज़ा खिलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं इस कमरे से बाहर आ गया। पंडित रोहन प्रेत सिंह निताशा के साथ सुरंग वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। स्वागतम, स्वागतम, वो मुझे देखते ही चला और आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। हम आज तक मनीलाल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे, लेकिन तुमने इसे नचा कर रख दिया है। वो कड़ाही में फुल्की की तरह नाच रहा है। इसका कोई दुश्मन चंद घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सका, लेकिन तुम अब तक ना सिर्फ जिंदा हो बल्कि इसके सीने पर मूंग डाल रहे हो। मुझे विश्वास है कि तुम इसे झुकने पर मजबूर कर दोगे। वो खामोश होकर कन्हैया की तरफ देखने लगा। ये नारी कौन है? ये मेरी है, तुम इसकी तरफ निगाह मत डालना, मैंने कहा।
ओ नहीं नहीं, मेरे पास बहुत है, चाहो तो तुम भी 2-4 ले सकते हो, रोहन सिंह ने कहा। मुझे नारंगी का अचार नहीं डालना, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। रोहन सिंह एकदम मुझसे बेतकल्लुफ हो गया था। इस रात अपना राज फाश हो जाने के खौफ से मेरी मदद करने पर मजबूर हुआ था, और अब वो मनीलाल की वजह से मेरा साथ देने को तैयार हो गया था। ये जगह तुम लोगों के लिए मुनासिब नहीं है, मेरे साथ आओ, रोहन सिंह ने कहा। निताशा ने बाहर वाला दरवाज़ा अच्छी तरह चेक कर लिया और तमाम बत्तियां बुझा दी जो हमने जलाई थी। हम सुरंगों में उनके साथ चलते रहे। मैंने कुछ देर बाद ही महसूस कर लिया था कि हम किसी और रास्ते पर जा रहे थे। तकरीबन 20 मिनट तक पेच और खम खाती हुई सुरंगों में से गुजरने के बाद हम मंदिर वाली पहाड़ी के दूसरी तरफ एक और बंगला नुमा खूबसूरत मकान में निकल आए। इसके सामने एक कुशादा और खूबसूरत लान भी था और बाउंड्री वाल तकरीबन 12 फुट बुलंद थी। बंगले के सामने एक तंग सा रास्ता था जो तकरीबन 1 फरलांग आगे जाकर सड़क से जा मिलता था। यहाँ तुम लोग आराम से रह सकोगे, मैं एक दासी को यहाँ भेज दूंगा जो तुम लोगों के लिए जल पानी का बंदोबस्त कर देगी, वो कहते हुए निताशा की तरफ मुड़ गया। निताशा, तुम जाओ उनके लिए जल पानी का बंदोबस्त करो, मैं जाने से पहले कुछ बातें करूंगा। निताशा इसी खुफिया रास्ते में दाखिल हो गई और हम आलीशान नशिस्तगाह में बैठकर बातें करने लगे। कन्हैया लाताल्लुकी से बैठी रही और कुछ देर बाद वो उठकर इस बंगले का मुआयना करने लगी। मनी लाल तो है ही राकेशस, पर रुस्तम सिंह भी बड़ा पाखुंडी है, पंडित कह रहा था। वो इसका दस्त रास्त है, इसे रास्ते से हटा दिया जाए तो मनी लाल की आजी ताकत खत्म हो जाएगी। रुस्तम सिंह कौन है? मैंने उलझी हुई निगाहों से इसकी तरफ देखा। रानार सितम सिंह, पंडित बोला। शहर के 3 बड़े होटल इसकी मलकियत हैं। इसके अलावा बड़ी लंबी चौड़ी जायदाद बना रखी है इसने। 10 साल पहले यहाँ आया था तो मेरी तरह लंगोटी बांधे हुए था, फिर पता नहीं इसने ये सब कुछ कैसे बना लिया। मनीलाल को उठाने में इसका भी बड़ा हाथ है, मगर मैंने तो सुना है कि मनीलाल को किसी सरकारी एजेंसी की हिमायत हासिल है, मैंने कहा। रा का नाम मैंने जानबूझ कर नहीं लिया था, वो तो सब ही जानते हैं, पंडित रोहन ने कहा। इसी वजह से बड़े बड़े नेता और मिनिस्टर भी झक कर इसे नमस्कार करते हैं। पर रुस्तम सिंह का कांटा निकल जाए तो इसकी आजी ताकत खत्म हो जाएगी और आदिनाथ मंदिर हमारे कब्जे में आ जाएगा। मैं चौन के बगैर नहीं रह सका था। गोया पंडित रोहन सिंह भी मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अब तक जिन लोगों को मैंने अपना हमदर्द पाया था, उन सब का मकसद एक ही था, उन सब का मुश्तरका दुश्मन भी एक ही था, मनीलाल। और वो लोग मुझे इसके खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। खुद उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मनीलाल के खिलाफ कोई कदम उठा सकते, और इत्तेफाक से मेरा दुश्मन भी वही था। इस बात का मुझे बखूबी अंदाजा हो चुका था कि मनीलाल इस शहर के लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ था। इसकी शख्सियत ने उन सब को मुसख्खर कर रखा था और मुझे इस बुत को तोड़ना था। हम देर तक रानार सितम सिंह और कुछ और नामों के बारे में बातें करते रहे। तकरीबन 1 घंटा बाद निताशा ही हमारे लिए खाना लेकर आ गई। इसके साथ एक और लड़की भी थी। इसकी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं थी। इसका लिबास भी कुछ अजीब सा था। आधे गज कपड़े का टुकड़ा जिस्म के निचले हिस्से पर लिपटा हुआ था जो 2 बालिश्त से ज्यादा नहीं था। मैं बस पंडित और निताशा के जाने का इंतजार कर रहा था और मुझे पंडित की किस्मत पर रश्क आ रहा था कि किस तरह ऐश कर रहा है पंडित। निताशा और पंडित रोहन चले गए, लेकिन कावरी नाम की वो दासी हमारे पास ही रह गई। बस आज इस हुसैन इत्तिफाक से मजा आ गया। पंडित रोहन ने जैसे मेरी हर किस्म की खिदमत करने का फरमान जारी किया था और वो मेरी नज़रों का ताक़ुब करके बखूबी सब समझती थी, और अब वो वक्त ज़ाय किए बना ही आगे बढ़ रही थी। और फिर हम तीनों एक दूसरे के साथ चिपक कर सो गए, और फिर मेरे बाकी के दिन ऐसे ही इंजॉय करते गुजरे, कभी कन्हैया के साथ तो कभी कावरी के साथ। ये बंगला मेरे लिए बेहतरीन पनागा साबित हुआ था। यहाँ मैं ऊंची 4 दीवारी के अंदर आज़ादी से घूम फिर भी सकता था और किसी की मुदाखलत का अंदेशा भी नहीं था। बरामदे में खड़े होकर सामने वाली पहाड़ियों का नज़ारा भी किया जा सकता था। उन पहाड़ियों पर कहीं कहीं काटेज और बंगले वगैरह भी दिखाई दे रहे थे।